प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फ्रांस में जो संसद है उसका अध्ययन करेंगे। और पंचम गणतंत्र में जो है जानबूझकर भविष्य अतीत से, जिसमें कि असेंबली का प्राधान्य था, अलग होने का प्रयत्न किया। अब असेंबली के दबावों और तंग करने से बचने के लिए कैबिनेट को प्रक्रिया संबंधी संरक्षण प्रदान किए गए। संसद को शक्तियों को तदनुसार कम कर दिया गया, ये कहा है हेवार्ड मेशी ने। अन्य देशों की भांति जो है फ्रांस में भी 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका है। प्रथम सदन जो है लोकप्रिय सदन है, जिसका नाम राष्ट्रीय सभा है, और द्वितीय सदन का नाम जो है सीनेट है। 5वें गणतंत्र के संविधान की धारा 24 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि संसद का गठन नेशनल असेंबली और सीनेट से होता है। संविधान के अनुसार नेशनल असेंबली का निर्वाचन वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तथा सीनेट का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किए जाने का प्रावधान किया गया है। तृतीय और चतुर्थ गणतंत्रों की तुलना में हम पंचम गणतंत्री व्यवस्था में दोनों सदनों की स्थिति एवं शक्तियों में काफ़ी अंतर है। किंतु यदि कंपैरेटिव देखें हम या तुलनात्मक दृष्टि से, निम्न सदन उच्च सदन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। वस्तुतः सरकार राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी है, सीनेट के प्रति नहीं। सीनेट का वित्त पर कोई नियंत्रण नहीं है और कार्यपालिका नियुक्तियों में उसकी कोई भागीदारी नहीं है। अतः व्यवहार में राष्ट्रीय सभा ही वहाँ की संसद है। तो इस प्रकार से फ्रांस की जो संसद है वो 2 सदनों वाली है, एक तो राष्ट्रीय सभा और दूसरी सीनेट। पहले हम देखते हैं इसकी रचना किस प्रकार से होती है राष्ट्रीय सभा की। तो राष्ट्रीय सभा फ्रांसीसी संसद का निचला और प्रथम सदन है। सीनेट की भांति ही संविधान में राष्ट्रीय सभा के गठन का विस्तृत उल्लेख नहीं है। इसका जो गठन है समुची व्यवस्था का निर्धारण आंगिक विधि द्वारा हुआ है। संविधान की धारा में 25 में स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक असेंबली की अवधि, इसके सदस्यों की संख्या, उन्हें किए जाने वाला भुगतान, योग्यता संबंधी नियम और चुनाव के निमित्त अयोग्यता और संसद की सदस्यता के कतिपय असंगत कार्यों का निश्चय आंगिक विधि से होता है। अतः राष्ट्रीय सभा की सदस्य संख्या और संगठन में निरंतर बदलाव होते रहे हैं। चौथे गणतंत्र में इसकी संख्या 619 थी। पंचम गणतंत्र के प्रारंभ में इसकी सदस्य संख्या जो है 465 निर्धारित की गई थी, किंतु इसमें संशोधन होता रहा है और यह सदस्य संख्या अब 577 हो गई है। जो है राष्ट्रीय सभा की रचना के संदर्भ में 5वें गणतंत्र की धारा 24 में केवल इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष ढंग से होगा। इन सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक मताधिकार पद्धति द्वारा जनता गुप्त मतदान से करती है। संपूर्ण देश को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर लिया जाता है जितने कि राष्ट्रीय सभा के लिए सदस्य चुने जाने हैं, और एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है। इसका तात्पर्य है कि वहाँ निर्वाचन क्षेत्र जो है एक सदस्यीय होते हैं। निर्वाचन में सफलता के लिए डाले गए मतों का बहुमत तथा कुल मतों का 1/4 मत पाना आवश्यक होता है। यदि सदस्य पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते तो पुनः मतदान होता है। प्रारंभ में इस दोबारा मतदान के समय उम्मीदवार भाग ले सकते थे, किंतु 29 दिसंबर 1966 के अधिनियम द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि दोबारा मतदान में वही उम्मीदवार भाग ले सकते हैं जिन्हें प्रथम मतदान के कुल मतों का कम से कम 10% मत प्राप्त हुआ हो। इस दोबारा मतदान के निर्णय बहुमत द्वारा होता है। अगला हम देखते हैं इसका कार्यकाल क्या है। तो इसका कार्यकाल जो है पंचम गणतंत्र के संविधान में भी राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल पहले की जैसे ही 5 वर्षों का ही रखा गया है, लेकिन इस अवधि से पूर्व भी इसका विघटन प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के सभापतियों की मंत्रणा से राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। संविधान की धारा में
संविधान की धारा 12 में उल्लिखित है कि गणतंत्र के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और असेंबलियों के अध्यक्षों के परामर्श से नेशनल असेंबली को भंग कर सकते हैं। संविधान में इस अधिकार के प्रयोग के उपरांत की व्यवस्था का प्रावधान भी कर दिया गया है। राष्ट्रीय सभा के ऐसे विघटन के उपरांत कम से कम 20 दिन तथा अधिक से अधिक 40 दिनों के भीतर आम निर्वाचन होंगे तथा निर्वाचनों के उपरांत दूसरे गुरुवार को सभा का अधिवेशन होगा। पुनर्निर्वाचन के पश्चात 1 वर्ष के अंदर सभा का दोबारा विघटन नहीं किया जाएगा। अब है इसका अधिवेशन। तो संविधान की धारा 28 के अनुसार संसद के 2 सामान्य अधिवेशन वर्ष में आधिकारिक रूप से होंगे। पहला अधिवेशन 2 अक्टूबर से शुरू होता है और 80 दिन चलता है। दूसरा अधिवेशन 2 अप्रैल से शुरू होता है और 90 दिन चलता है। यदि 2 अक्टूबर या 2 अप्रैल को सरकारी छुट्टियां होती हैं तो अधिवेशन को उनके बाद आने वाले दिनों से शुरू किया जाता है। अगला है इसके अंदर विशेषाधिकार कि संसद के सदस्यों को कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो संसद के सदस्यों को सदन में बोलने की पूरी स्वतंत्रता होती है। अपने कार्य संपादन के दौरान व्यक्त विचारों के कारण संसद सदस्य को सजा नहीं दी जा सकती, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, हिरासत में नहीं रखा जा सकता और उस पर मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। अपराध करते हुए पकड़े जाने के अलावा असेंबली के सदस्य को संबद्ध असेंबली की सहमति के बिना संसदीय क्षेत्र के दौरान किसी अपराध या कदाचार के निमित्त न सजा दी जा सकती है और न ही गिरफ्तार किया जा सकता है। स्थगन काल में भी सदन के सचिवालय से आज्ञा लेनी पड़ती है। संबद्ध सदन को की मांग पर सदस्य हिरासत से छोड़े जाते हैं या अभियोग निलंबित किया जाता है। सदन में मत देने का अधिकार सिर्फ सदस्य को है और इसलिए साधारणतः वे अपने मत का हस्तांतरण नहीं कर सकता, किंतु किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में आंगिक विधि द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार ऐसा हस्तांतरण संभव है। तो इस प्रकार से उसका जो मत देने का अधिकार उसका खुद का होता है और वो अपने मत का प्रयोग स्वयं करेगा, वो किसी और के द्वारा उसका प्रयोग नहीं कर सकता। अब है इसके अंदर राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष। तो फ्रांसीसी राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष इंग्लैंड के समान तथा अमेरिका के विपरीत संसदीय प्रणाली का प्रतिफल है, जिसमें नियंत्रण सत्ता की धुरी उत्तरदायी मंत्रिमंडल होता है। अतः इंग्लैंड की भांति फ्रेंच सभा का अध्यक्ष भी निर्दलीय और निष्पक्ष होता है, क्योंकि अमेरिका के समान नेतृत्व के अभाव जैसी व्यवस्था यहाँ नहीं होती। परंतु इतने पर भी इंग्लैंड के समान यहाँ के अध्यक्ष में न तो वह तकनीकी दक्षता होती है और न ही वह गरिमा जिससे वह ब्रिटिश स्पीकर की निष्पक्षता का दावा कर सके। फ्रांसीसी सदन प्रत्येक सत्र के लिए अपना अध्यक्ष निर्वाचित करता है और चतुर्थ गणतंत्र में भी इसी पद्धति को यथावत रखा गया है। पंचम गणतंत्र के अध्यक्ष का कार्यकाल सदन के कार्यकाल के समान बनाकर उसे ब्रिटिश कॉमन सभा के अध्यक्ष के समकक्ष लाने का प्रयास किया गया है। दलगत राजनीति से बचाने के अभिप्राय से अध्यक्ष का निर्वाचन गुप्त मतदान पद्धति से संपादित होता है। अन्य संसदीय पद्धति वाले देशों की भांति फ्रांस में भी अध्यक्ष को पर्याप्त सम्मान प्रदान करके सदन के कार्यवाही संचालित करने का दायित्व सौंपा गया है। अमेरिकी स्पीकर के समान वह विधेयक की नीतिगत विषयक प्रगति से संबंधित नहीं है। यद्यपि फ्रांसीसी संविधान उसके कार्यों और शक्ति के संबंध में मूक है, तथापि उसके कार्य विधियों एवं प्रक्रिया संबंधी नियमों द्वारा स्पष्ट किए जा चुके हैं। सदस्यों को बोलने की अनुमति देना, प्रक्रिया संबंधी नियमों को क्रियान्वित करना तथा उनकी व्याख्या करना,
सदन में मतदान कराना, मतदान के परिणाम की घोषणा करना, कार्यवाही के अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना, नवनिर्वाचित सदस्यों को मान्यता प्रदान करना, सदन में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना उसके प्रमुख कार्य हैं। यदि अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखना असंभव प्रतीत हो तो अध्यक्ष बैठक को स्थगित भी कर सकता है। ऐसे ही औपचारिक कार्य जो है फ्रांसीसी अध्यक्ष के द्वारा या राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं। अब हम देखें फ्रांस की संसद की शक्तियां और कार्य, तो ये क्या क्या कार्य करती है। तो सबसे पहला है इसके अंदर व्यवस्थापन संबंधी कार्य। तो जो इसका मुख्य कार्य है, विधि निर्माण के लिए वर्ष में संसद के 2 साधारण सत्रों की व्यवस्था संविधान में की गई है, जिनकी सम्मिलित अवधि 6 माह से अधिक नहीं होती। प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय सभा के बहुमत के अनुरोध पर संसद के विशेष सत्र भी बुलाए जा सकते हैं। पंचम गणतंत्र से पूर्व संसद सभी विषयों पर विधि निर्माण करने में सक्षम थी, किंतु नए संविधान में उसकी विधायिका शक्ति सीमित कर दी गई है। पंचम गणतंत्र के संविधान में संसद की शक्तियों का उल्लेख है। धारा 34, 35, 36, 46, 47 तथा 53 में इन शक्तियों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है कि धारा 34 के अनुसार संसद कानूनों का निर्माण करती है। ये कानून 2 प्रकार के होते हैं, वे कानून जो नियमों का निर्धारण करते हैं तथा वे कानून जो शासन के आधारभूत सिद्धांतों का निर्धारण करते हैं। प्रथम श्रेणी में वह सारे कानून आते हैं जो नागरिक अधिकार और नागरिक की स्वतंत्रता, मौलिक गारंटी, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिए व्यक्ति और संपत्ति से संबंधित नागरिकों के दायित्व, राष्ट्रीयता, व्यक्ति का ओहदा, उसकी कानूनी अधिकार, विवाह में प्राप्त संपत्ति और उपहार, दुराचार और अपराधों की परिभाषा, उनसे संबंधित दंड, दंड प्रक्रिया, राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान, न्यायपालिका का ओहदा और कार्य क्षेत्र की नई रचना, संसदीय और असेंबली की निर्वाचन पद्धतियाँ। तो फ्रेंच जो संसद है अनेक विधायिक शक्तियाँ उसको प्राप्त हैं, किंतु संविधान की धारा 16, 38 और 11 द्वारा इन शक्ति को सीमित कर दिया गया है। धारा 11 के अनुसार राष्ट्रपति कतिपय विशेष विषयों से संबंधित विधेयकों को मंत्रिमंडल अथवा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त प्रस्ताव या जन्म संग्रह के लिए भेज सकता है। जन्म संग्रह में बहुमत द्वारा विधेयक का समर्थन किए जाने पर वे सामान्य विधि की भांति उसकी घोषणा करता है। इन सीमाओं द्वारा सरकार पर संसद के अत्यधिक नियंत्रण को रोका जा सकेगा। अगला है इसके अंदर कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों पे फ्रेंच संसद जो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। अनुच्छेद 50 में लिखा गया है कि जब राष्ट्रीय सभा निंदा प्रस्ताव पारित करती है तथा सरकार सरकारी कार्यक्रम या सरकारी नीति के सामान्य वक्तव्य को अस्वीकृत करती है तो प्रधानमंत्री को अपनी सरकार का इस्तीफा गणतंत्र के राष्ट्रपति को जरूर दे देना चाहिए। तो ये सच है कि फ्रांस में मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के सदस्य नहीं होते, तथापि वे संसद की बैठकों में भाग लेते हैं। सांसद उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं तथा मंत्रीगण उनका उत्तर देते हैं। और राष्ट्रपति को विदेशों के साथ संधियां करने का अधिकार है, किंतु ये संधियां तब तक कार्य रूप में परिणित नहीं हो सकती जब तक कि संसद उन्हें स्वीकृति प्रदान न कर दे। संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्तावित करने का अधिकार भी प्राप्त है। अगला है वित्तीय शक्तियाँ। तो फ्रांस में संसद को वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त है। संविधान की धारा 47 में स्पष्ट अंकित है कि संसद वित्त विधेयक को पारित करती है। धारा 34 के अनुसार संसद को कर लगाने, करों का आधार निश्चित करने, करों की दरों का निर्धारण करने तथा उनकी वसूली की प्रक्रिया तय करने का अधिकार है। यह सही है कि वित्त विधेयक को पारित करने का संसद को अधिकार प्राप्त है, किंतु संविधान में ये स्पष्ट उल्लेख है कि यदि संसद 70 दिन के भीतर वित्त विधेयक को पारित नहीं कर पाती तो विधेयक की व्यवस्था को सरकार अध्यादेशों द्वारा लागू करेगी।
पंचम गणतंत्र के निर्माता इस प्रावधान द्वारा संसद की निष्क्रियता एवं अड़ंगेबाजी की प्रवृत्ति से शासन को निष्क्रिय होने से बचाना चाहते थे। अगला है निर्वाचन संबंधी कार्य। तो संसद कतिपय महत्वपूर्ण निर्वाचन संबंधी कार्य भी सौंपे गए हैं। संविधान परिषद के 9 सदस्यों में से 6 सदस्यों की नियुक्ति संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों द्वारा होती है। धारा 67 के अंतर्गत संसद के दोनों सदन उच्च न्यायालय के सदस्यों का अपने सदस्यों में से ही निर्वाचन करते हैं। संसद अपने सदस्यों में से ही समुदाय की सीनेट के आधे सदस्यों का निर्वाचन करती है। तो सारांशतः पंचम गणतंत्र के जो संविधान में पिछली व्यवस्थाओं की तुलना में संसद की शक्तियां सीमित हैं। पहले की तरह ही अब संसद प्रधानमंत्री का चयन नहीं कर सकती। धन्यवाद।